नमस्कार दोस्तों। तो आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके हायर एजुकेशन के ये जो टेस्ट पेपर है इसमें पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स कैरिड बैक स्क्रिप्चर्स फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी एंड रोट अबाउट आर्किटेक्चर एंड लर्निंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये भारत का सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है और बिहार में उस समय की मगध राजधानी हुआ करती थी, जो आज की बिहार है। राजगीर बिहार में सिचुएटेड था ये, उस समय मगध के नाम से जाना जाता था। और ये इतना बड़ा विश्वविद्यालय था कि दुनिया के मतलब सारी दुनिया से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। ये रिसर्च यूनिवर्सिटी थी बहुत बड़ी और सारी दुनिया से लोग यहाँ पर एडमिशन लेने आते थे ताकि यहाँ पर आकर के हायर एजुकेशन रिसर्च कर सके। और यहाँ पर एडमिशन आसान नहीं था, बाकायदा लिखित परीक्षा एंट्रेंस टेस्ट होता था तब एडमिशन होता था। इतना आसानी से एडमिशन नहीं मिलता था यहाँ पर। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ और नोट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इन टेस्ट पेपर्स के बहाने मैं आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें लिखवाऊंगा। आप हमेशा नोट्स, कॉपी और पेन रेडी रखा करो और एक्स्ट्रा चीजें लिख लिया करो जो मैं आपको लिखवाता हूं। आपके सामने नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं रख रहा हूं। सबसे पहली चीज, 5वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। 5th सेंचुरी में स्थापित हुआ था और 5th से 13th सेंचुरी के बीच में ये विश्वविद्यालय वर्किंग में था। ये भारत की एक सबसे बड़ी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, बौद्ध विश्वविद्यालय था। मगध में इसको स्थापना की इसकी, और इसको महाविहारा भी कहते थे। महाविहारा का मतलब होता है बौद्धिस्ट मोनास्ट्री। बौद्धिक जो मठ होते हैं, मोनास्ट्री, तो बौद्धिक मठ बोलते हैं। महाविहारा जो शब्द है उसका अर्थ बौद्धिक मठ होता है। तो बौद्धिक मोनास्ट्री थी एक तरह से बहुत बड़ी, और यहाँ पर बुद्धिज्म का जबरदस्त शिक्षा चलती थी। और बुद्धिज्म की शिक्षा लेने के लिए, बुद्धिज्म के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए ह्यूनसैंग, जिसको वॉन्गसैंग कहते हैं, उच्चारण का फर्क है, शॉनजैंग बोलो, वॉन्गसैंग बोलो, ह्यूनसैंग बोलो, ये 7वीं शताब्दी में, 7th सेंचुरी में इंडिया आया था और यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में आया। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी के कुछ खास बातें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय था और अभी वापस रिवाइव करने की इसमें बातें चल रही हैं। बिहार में है, राजगीर बिहार में, पहले मगध में था। तो दोस्तों, क्वेश्चन यही है कि उस समय कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आया और उसके धर्म ग्रंथ को अपने साथ, ये तकरीबन 1000 के आसपास बौद्ध स्कल्पचर्स जो हैं, बुद्ध के जो वो हैं, जिसको कहते हैं धर्म ग्रंथ है, वो अपने साथ ले गया था घोड़ों पर। तो वहां ले जाकर के इसने यहाँ की वास्तुकला, यहाँ के अधिगम, कितनी अच्छी यहाँ पढ़ाई हो रही है, लर्निंग कितनी अच्छी हो रही है, इसके ऊपर वहां उसने किताब लिखी थी। तो उसने पूछा कि कौन आया था, तो शॉनजैंग, इसका नाम वॉन्गजैंग बोलते उच्चारण, और ह्यूनसैंग भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया ह्यूनसैंग के नाम से ज्यादा आप किताबों में देखोगे तो एक ही मतलब है, ये उसी का नाम है। शॉनजैंग बोलो, वॉन्गसैंग बोलो, ह्यूनसैंग बोलो, उच्चारण का फर्क है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि यूजीसी की संवैधानिक कार्य क्या है। देखिए, यूजीसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। यूजीसी की स्थापना 1945 में हुई थी और 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट ने इसको रिकमेंडेशन दी थी। सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में आई और उसने ये रेकमेंड किया कि यूजीसी की जैसी बॉडी की स्थापना किया जाए, और 1945 में इसकी स्थापना की गई। 3 विश्वविद्यालयों के लिए की गई। इन 3 विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर का निर्धारण और इनके फंड्स का निर्धारण करना और इन तीनों विश्वविद्यालयों के मानकों का निर्धारण करना, इनमें इन 3 यूनिवर्सिटीज में जो एजुकेशन है उसके स्टैंडर्ड्स, उसके कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन, प्रोवाइडिंग फंड्स, ये सब का काम करने के लिए 1945 में इसको एस्टैब्लिश किया। वो 3 यूनिवर्सिटीज थी, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटीज है। नोट्स उतारे रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस, संवैधानिक जो स्टेटस है, वो 1956 नवंबर में मिला। अब इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? देखिए, यूजीसी की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज 2 ही हैं। पहली, फंड्स प्रोवाइड करना,
है ना। और दूसरी मानक स्टैंडर्ड्स डिसाइड करना, यूनिवर्सिटीज में डिसाइड करना, समन्वय करना, डिटरमिन करना और उसका मेंटेन करना। तो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन, रिसर्च और उसके अंदर जो लर्निंग हो रही है उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना, कोऑर्डिनेट करना, डिटरमिन करना, ये सारा काम यूजीसी का है और उनके कोर्सेज के लिए फंड प्रोवाइड करना। तो ये दो मेन काम है यूजीसी के। तो आशा करता हूं आप इसे उतार रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ने पूछा यूजीसी के संवैधानिक कार्य क्या है। टू अपॉइंट टीचिंग फैकल्टी, नहीं, यूनिवर्सिटी में टीचिंग फैकल्टी या शिक्षक संकाय की नियुक्ति यूजीसी का काम नहीं है, यूनिवर्सिटी के डीन का काम है, वीसी का काम है। टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, नहीं, यूनिवर्सिटी में एग्जाम कंडक्ट कराना भी यूनिवर्सिटी के ही वाइस चांसलर का काम है। टू डिटरमिन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज, हाँ, यही काम है यूजीसी का, विश्वविद्यालय में शिक्षण और शोध के स्तर का निर्धारण करना और उसको बनाए रखना। और टू डेवलप करिकुलम फॉर यूनिवर्सिटी कोर्सेज, नहीं बच्चों, हर यूनिवर्सिटी अपना खुद का करिकुलम बनाती है, यूजीसी उसमें कोई मदद नहीं करती। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों हर एक क्वेश्चन में मैं आपको चारों एग्जांपल्स, चारों ऑप्शंस समझाता जाऊंगा, आपको हर एक क्वेश्चन के बहाने उस टॉपिक की अच्छी समझ विकसित हो जाए, डेवलप हो जाए, मैं यही मेरा एम है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ये बोला गया कि स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन, ये स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन जो है इसकी रिकमेंडेशन किसने की थी। देखिए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 ने 4-5 रिकमेंडेशंस की थी, उसमें से एक ये भी थी, स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय काउंसिल का बढ़ावा दिया जाए, बनाई जाए। वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 ने रेकमेंड किया था। और भी चीजें रेकमेंड करी इसने, क्या क्या करी, तो आइए उस पर थोड़ा सा देखते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, इस कमेटी ने यह कहा कि एजुकेशन, शिक्षा जो है, इट शुड बी एक्सेस्ड और गिवन एक्सेस टू ऑल, यानी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो इस प्रकार हो कि सबको इसका मौका मिले, शिक्षा सबके लिए हो, सार्वभौम हो, यूनिवर्सल एक्सेस हो। दूसरी बात, इक्विटी की बात करी, इक्विटी मतलब इक्वालिटी इन एजुकेशन, शिक्षा में बराबरी का स्तर हो। एससी एचसी, उसने कहा कि स्टेट लेवल पर काउंसिल्स बनाओ, है ना, और राज्य स्तर पर ये काउंसिल जो होंगे, ये परिषद जो होंगे, ये राज्य के जितने भी उच्च शिक्षा के यूनिवर्सिटीज हैं उन पर ये कंट्रोल करेंगे, मेंटेन करेंगे, और इससे एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी जो उसने दी। साथ ही ये भी कहा कि एजुकेशन को इतना सख्ती से, सिंसियरिटी से लागू करो ताकि उसकी क्वालिटी और उसका एक्सेस सबको हो। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 ने ये कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, जिसमें से एक ये भी है, स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन। हमारा क्वेश्चन यही था, लेकिन इसके अलावा और भी है, आप इसको नोट कर लो। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में बराबरी, है ना, यूनिवर्सल एक्सेस, सबको प्राप्त हो, सार्वभौम मिले, और इंप्रूव क्वालिटी, जो शिक्षा है उसका जो गुणवत्ता स्तर है वो बढ़ाओ। तो हमारे क्वेश्चन पे वापस चलते हैं हम। तो दोस्तों वापस हमारे क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन को किससे रेकमेंड किया। तो आपके सामने है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ये वो कमेटी थी जिसने स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल की रिकमेंडेशन दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग is a massive open online course platform created by the Ministry of Human Resource Development, Government of India। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मूक, विशाल ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म, इसको कहते हैं मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। देखिए भारत में मूक्स जो आए, पहले ये मूक जो है यूएस से स्टार्ट हुए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और वहां पर अभी भी बहुत ज्यादा इसका जो उद्देश्य है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एमएचआरडी जो है मिनिस्ट्री, और यूजीसी ने मिलकर के ये जो मूक्स स्थापित किए। मैसिव मतलब बहुत व्यापक स्तर पे, ओपन सबके लिए ओपन, ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा, और कोर्सेज विभिन्न प्रकार के कोर्सेज, ताकि हमारे देश में
एनरोलमेंट रेशो बढ़े, है ना, एनरोलमेंट रेशो यानी नामांकन का जो अनुपात है वो बढ़ जाए। जो बच्चे घर से, मान लीजिए उनके गांव में उच्च शिक्षा नहीं है और शहर आ नहीं पाते, तो जो बच्चे शिक्षा लेना चाहते हैं लेकिन या तो पैसे की वजह से या उम्र की वजह से या क्षेत्र की वजह से या यूनिवर्सिटी पास नहीं होने की वजह से या कोई भी कारण से शिक्षा नहीं ले पाते, तो उनको भी शिक्षा प्राप्त हो उसके लिए ये मूक्स की स्थापना की गई, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और इन मूक्स में 3 मूक्स हैं जिनकी स्थापना की गई, एनपीटेल, विज IQ और स्वयं। स्वयं माने स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये स्वयं जो है एक पोर्टल है जिसको इनफ्लिबनेट चलाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने मिल करके यूजीसी के साथ और IITs के साथ मिल करके और इसकी स्थापना की। और स्वयं एक बहुत अच्छा पोर्टल है जिसमें आपको फ्री कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ पर आप तरह तरह की संकायों में, अलग अलग स्ट्रीम्स में, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, सब जगह हर स्ट्रीम में आप, मैनेजमेंट में, हर तरह की स्ट्रीम्स में आप फ्री कोर्सेज घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकते हो, उसके कोई चार्जेस नहीं है। और इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, डिग्री भी मिलती है, मतलब डिग्री नहीं बोलूंगा मैं, सर्टिफिकेट मिलता है, उसके एग्जाम भी होता है, उसकी कुछ नॉमिनल सी फीस लेकर के आप एग्जाम भी दे सकते हो चाहो तो ये मूक इसको बोलते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूं। देखिए मूक जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैंने जैसे कि आपको बताया ये 3 एनपीटेल, ये IIT और IISc बेंगलोर ने मिलकर तैयार किया, विज IQ IIT दिल्ली ने तैयार किया। विज IQ इसमें तो एनपीटेल में तो फ्री है कोर्सेज, लेकिन विज IQ में फ्री नहीं है, कुछ लिमिटेड फीस है थोड़ी सी। और स्वयं जो है ये एक पोर्टल है जो फ्री है सबके लिए, किसी भी प्रकार के कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो ये 3 मूक्स हमारे देश में आए और इसके अलावा मूक्स का उद्देश्य भी यही था कि फ्री शिक्षा मिले सबको। अच्छा, उस क्वेश्चन में मैं बाकी के ऑप्शंस भी आपको समझा दूं, पर उससे पहले हमारा आंसर ले लें हम। तो स्वयं जो है वो हमारा आंसर है कि इसमें से मूक कौन सा है भारत का। स्वयं जो है वो भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने स्वयं की स्थापना की। अब ये प्रथम क्या है, फ्यूचर लर्न क्या है, ओपन लर्न क्या है, मैं उसके बारे में भी बता दूं। देखिए प्रथम जो है ना, ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और बच्चों की शिक्षा पे काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, और पूरे देश में बच्चों को फ्री शिक्षा उपलब्ध करवाती है। ज्यादातर स्लम्स के जो बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी में, जो बस्ती में जो बच्चे रहते हैं, गरीब बच्चे। ये शुरुआत हुई थी मुंबई से, मुंबई में स्थापना हुई इसकी प्रथम की, और बहुत अच्छा काम कर रही है ये। झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम्स में जो बच्चे रहते हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती, उनको एजुकेशन देती है। और ये है प्रथम, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्लम्स। और दूसरा हमारा एक ऑप्शन है उसमें फ्यूचर लर्न। दोस्तों फ्यूचर लर्न जो है ये ब्रिटिश डिजिटल प्लेटफॉर्म है यूके का, और ब्रिटिश मूक कह सकते हैं एक तरह से। जैसे भारत का मूक स्वयं है, वैसे ब्रिटिश का जो मूक है वो फ्यूचर लर्न है। इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज फ्री मिलते हैं। ओपन लर्न जो है ये भी ब्रिटिश यूके का है, और ये यूके की जितनी भी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं उन सब को शामिल करते हुए एक वेबसाइट है, यूके की एजुकेशनल वेबसाइट है। और उसमें यूके की, ब्रिटिश की सारी जो ओपन यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी इसमें शामिल है। और वो ओपन यूनिवर्सिटीज यहाँ पर ओपन लर्न वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ पर ओपन कोर्सेज कोई भी कर सकते हैं फ्री। तो ये था आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। देखिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF, ये दरअसल NSDC ने इसको डेवलप किया है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSDC गवर्नमेंट की है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशंस जो हैं वो स्किल्स के ऊपर, कौशल की योग्यता पर ढांचा बनाया है, और कौशल के आधार पे इसमें क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। और इसमें 10 लेवल्स होते हैं, तो हर एक लेवल को आप क्लियर कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और ये सारे लेवल्स जो हैं ये आपने अपने कौशल के क्षेत्र में आप
ले सकते हैं इन लेवल्स का सर्टिफिकेट। NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा है, ये NSDC ने बनाया और इसमें योग्यता के आधार पे, कॉम्पिटेंसी के आधार पे, कौशल के आधार पे आप अलग अलग लेवल्स के क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट ले सकते हो। इसमें 10 लेवल्स हैं बच्चों। NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा। इसको NSDC ने, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया। इसके 10 लेवल्स हैं जैसा कि मैंने बताया क्वालिफिकेशन के। और ये लेवल्स किस पर आधारित है? ये लेवल आधारित है योग्यता पर, कौशल पर, तो इस पर आधारित है। तो वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ने कहा किस पर आधारित है? तो दोस्तों योग्यता पर आधारित है, प्रौद्योगिकी पर आधारित नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास से इसका मतलब नहीं है और मूल्यांकन से इसका मतलब नहीं। ये तो व्यक्ति की योग्यता के आधार पर, उसके क्षेत्र में उसकी योग्यता के आधार पर उसके क्वालिफिकेशन के लेवल्स है जो उसको क्लियर करके सर्टिफिकेट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एडमिशन वाज प्रिवलेंट इन नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट टाइम्स? जैसा कि मैंने आपको बताया, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल का जबरदस्त बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, पूरी दुनिया में फेमस था और यहाँ पर पूरी दुनिया जहान से लोग यहाँ पर एडमिशन लेने आते थे, पढ़ने आते थे, रिसर्च करने आते थे। और यहाँ पर एडमिशन आसान नहीं था, एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा, प्रवेश परीक्षा के द्वारा एडमिशन दिया जाता था। साक्षात्कार या गुड एकेडमिक रिकॉर्ड या डिस्कशन नहीं होता था, एंट्रेंस टेस्ट होता था। एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर आपका एडमिशन होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा के प्रबंधन के लिए अत्यधिक बौद्धिक शक्ति, गंभीरता, नवाचार, सृजनशीलता, ये जो चीजें हैं ये किसने रेकमेंड की थी? दोस्तों ये जो एक एटमॉस्फेयर ऑफ अटमोस्ट इंटेलेक्चुअल रिगर, ये NPE 1986, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सीरियसनेस ऑफ पर्पस, एजुकेशन सबको मिले, इनोवेशन हो, क्रिएटिविटी हो और एक ऐसे वातावरण में एजुकेशन मिले जिसमें वातावरण में बहुत ज्यादा नवाचार हो, गंभीरता हो, बौद्धिक शक्ति हो। ये सारी बात बोली थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के रिकमेंडेशन में। 1986 की जो NPA थी, NPE, उसमें ये सारी बातें बोली गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। हमारे हायर एजुकेशन जो उच्च शिक्षा है हमारे देश में, उसमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या है जो हमको फेस करने पड़ते हैं? सबसे ज्यादा जो हमारे लिए एक चैलेंज है कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें एक चुनौती के रूप में पूरी करनी है, क्या दिक्कतें आ रही हैं हमारे को? दोस्तों हमारे को सबसे ज्यादा दिक्कत पहली आ रही है, हमारे देश में उच्च शिक्षा का विस्तार ही नहीं है, उच्च शिक्षा फैली भी नहीं है, एक्सेस। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है एक्सपेंशन की। हमारे देश में एनरोलमेंट रेशो आज भी तीसरे नंबर पे है दुनिया का। चीन और यूएसए फर्स्ट नंबर पे, चाइना सेकंड नंबर पे, इंडिया आज भी स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशो SER में तीसरे नंबर पे। तो हमारे लिए सबसे पहला चैलेंज यही है कि स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशो बढ़ाओ, उच्च शिक्षा फैलाओ। तो एक्सपेंशन सबसे पहला चैलेंज है हमारे लिए, यह सबसे पहला चैलेंज है, विस्तार। दूसरा चैलेंज है इक्वालिटी, शिक्षा सबके लिए बराबर हो, गरीब अमीर, गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, सबको बराबरी का दर्जा मिले, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये हमारा दूसरा चैलेंज है। इसको इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी वर्ड का मतलब होता है इक्वालिटी यानी बराबरी। तीसरा चैलेंज है दोस्तों एक्सीलेंस, उत्कृष्टता। फंड्स इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, फंड्स इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, एग्जामिनेशन रिफॉर्म चैलेंज नहीं है, परीक्षा में सुधार चैलेंज नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन परीक्षा तो हमारी वैसे ही बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया परीक्षा और पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड सबसे अच्छा हमारा है। फंड्स इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उच्च शिक्षा में अभी जो फंड्स हैं उनका ही प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। एक्सीलेंस, उत्कृष्टता आनी सबसे पहला चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारी उच्च शिक्षा में जब तक एक्सीलेंस नहीं होगा, उत्कृष्टता नहीं होगी, क्वालिटी नहीं होगी एजुकेशन की, तो हम कैसे उसको फैलाएंगे? एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोई चैलेंज नहीं है। तो 3 चैलेंज हैं, एक्सपेंशन, इक्विटी और एक्सीलेंस, विस्तार, बराबरी और उत्कृष्टता, 1, 2 और 5। तो आंसर देखिए कहां पर है, 1, 2 और 5 ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू ऑल यूनिवर्सिटीज। देखिए, देश की सभी विश्वविद्यालयों को एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म जिसमें सारे विश्वविद्यालय, उनके जो शिक्षक हैं और वो सब उस कॉमन प्लेटफॉर्म पर अपने विचार या सामंजस्यता कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन हो सकता है, वो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है ये स्थापना हुई इसकी, और इसलिए हुई थी ताकि देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक जगह वो आ जाए, ताकि उनका बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाए, आपस में सामंजस्यता हो जाए। तो वो प्लेटफॉर्म है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। यूजीसी जो है इसका काम तो मैंने बता ही दिया, इसका काम तो सिर्फ फंडिंग करने का और कंट्रोल करने का है स्टैंडर्ड्स के लिए। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल का काम सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन या जो दूरस्थ शिक्षा दे रहा है उनके उन यूनिवर्सिटीज के ऊपर है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है ये केवल एडवांस स्टडीज पे डिपेंडेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हमें विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनानी है, तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहली चीज है ऑटोनॉमस कर दो उनको स्वायत्तता दो, स्वतंत्रता दो। सबसे पहली चीज है जो रिक्वायरमेंट है वो है स्वतंत्रता की, ऑटोनॉमस गवर्नेंस की, स्वायत्त शासन। क्योंकि अगर स्टेट का, सेंटर का बार बार दखल होता है तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती। दूसरी चीज आती है फोकस्ड फंडिंग, यानी आप जो फंड दे रहे हो वो विशिष्ट कोर्सेज के लिए ही फोकस्ड हो, ये नहीं कि फंड्स तो बांट दिए और वो फंड किसमें कहां काम में आ रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग नहीं है। तो फोकस फंडिंग का मतलब है जो आप जो भी फंड्स दे रहे हो यूनिवर्सिटी में या उस यूनिवर्सिटी को, वो एक संकेंद्रित हो कि ये कोर्स के लिए ही इतने फंड की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वहां पर काम में आएगा। इवैल्यूएशन मैकेनिज्म पे कंट्रोल के वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का इतना वही रोल नहीं होता है। हाँ, एक चीज है जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने के लिए चाहिए, जो आपका प्रतिफल आता है वो स्वतंत्र होना चाहिए, इंडिपेंडेंट आउटकम। यानी वो यूनिवर्सिटी जो है वो जो रिजल्ट्स दे, वो आउटकम हो, वो इंडिपेंडेंट हो, वो किसी भी चीज पे डिपेंडेंट ना हो या बायस्ड ना हो। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ बाय स्टेट मशीनरी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये तीन चीजें हैं, ऑटोनॉमस गवर्नेंस, फोकस फंडिंग और इंडिपेंडेंट आउटकम्स, जो एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेंगे। तो 1, 2 और 4 ये रहा आंसर आपका। तो दोस्तों ये थे आपके 10 क्वेश्चन हायर एजुकेशन के। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में। नमस्कार।